वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने जो आखिरी के एडजस्टमेंट्स थे फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के वो डिस्कस कर लिए थे। एंड विद दैट हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में सारे एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया है। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड फाइनली इन द अपकमिंग 1 और 2 सेशंस अब हम जो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश ऑफ हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके एडजस्टमेंट्स के जो फंडास हैं, लॉजिक्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। ओके और जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन्स। So we have to prepare profit and loss account and trading account for the year ended 31st March 2000 and we have to show the balance sheet also. अब आपको कुछ items दिए हैं starting with stock on 1st April 2009, then purchases and sales and ending with salaries and bank overdraft. Clear? और debit और credit balance दिए हैं और bracket में thousands 000 मेंशन है, मीन्स ये जो वैल्यूज दी हुई हैं आइटम्स की ये थाउजेंड्स में हमें मेंशन करनी है, लिखनी है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें 6 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सो चलो हम जल्दी से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ बट इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप इसे यूज करो एग्जाम में। यू हैव टू राइट द इंटायर थिंग। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक दिया है 1st April 2009, तो टू ओपनिंग स्टॉक दैट इज 625000। क्लियर? दैट इज 6,25,000। ओके, टू परचेजेस, कितने परचेजेस दिए हैं? 903,000, दैट इज 9,03,000। रिटर्न्स भी हमें दिए हैं तो हम इससे माइनस कर लेंगे। लेस परचेज रिटर्न्स, हाउ मच? नाउ परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होता है तो दिस विल बी 13,000। ठीक है ना? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम जल्दी से। तो ये आएगा 9,03,000 माइनस 13,000, दिस इज 8,90,000। क्लियर हो गया ये? और हमें एक एडजस्टमेंट और दी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 6,50,000 का और गुड्स वर्थ ₹5,000 आर रिपोर्टेड टू बी टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मतलब कि 5,000 उसने गुड्स को विड्रॉ कर लिया बिजनेस से और पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले गया। यानी कि ये प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स हैं और उसने गुड्स को विड्रॉ करा तो हम परचेजेस से लेस कर देंगे। तो लेस ड्राइंग्स, यू कैन राइट लेस ड्राइंग्स ब्रैकेट में instead of drawings you can write less loss of goods, in bracket you can write drawings. Clear? कितने था? 5,000। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ गया 8,85,000। क्लियर? ये तो परचेजेस का हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब सेल्स की वैल्यू लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड जाते हैं, बाय सेल्स हाउ मच? 13,72,000, that means 13,72,000 less sales return। सेल्स रिटर्न कितना है? 22,000। अब सेल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,72,000 माइनस 22,000 इज 13,15,000। 13,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम लिख लेते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 6,50,000। क्लियर? सेल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, परचेजेस से थी वो हमने कर ली है। क्लियर?
अच्छा, और ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है कि नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके दिए हैं 75,000। क्लियर। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000। आई होप सो अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,50,000 प्लस 6,50,000 इज 2 lakhs, सॉरी 20 lakhs। ठीक है ना, ये आ गया हमारा 20 lakhs माइनस 6,25,000 माइनस 8,85,000 माइनस 75,000, तो ये आ गया 4,15,000 टू gross profit carried down. Let me check the answer. This is 4,15,000। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 4,15,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट तो बहुत इजी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने उसे रब कर दिया। आप प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू कर सकते हो वहीं से। दिस वाज 4,15,000। क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं। सी, कैपिटल अकाउंट इज गिवन ड्राइंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट। टिल इन्वेस्टमेंट तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट में आ जाएंगी। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है, दैट मीन्स ये क्रेडिट में दिया है, तो मीन्स ये हमारी इनकम हो गई। हम किसी चीज पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। क्लियर। इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट है। इसमें देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। यानी कि हमें पता चल गया कि जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, सबसे पहले तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी इनकम है, मिल रहा है। और ये किस पे मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट्स पे मिल रहा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाता है, फिक्स्ड एसेट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम पीएल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ उस पे जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो दिखाएंगे। क्लियर। तो एक तो हमें चीज पता चल गई, इनकम है, तो ये यहाँ आ जाएगी बाय। अच्छा, इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है। क्लियर। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,000। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5,000। क्लियर। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट? सेकेंड एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। यानी कि अभी हमें मिली नहीं है, मिलनी है। यानी कि ये एक्रूड इनकम हो गई। एक्रूड इनकम हो गई तो मैंने बताया ऐड होते हैं, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर। कितना है? 5,000, तो अभी हो जाएगा 10,000। क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कमीशन भी हमें क्रेडिट साइड दिया है, दैट मीन्स कमीशन भी इनकम है, हमें मिल रही है। तो कमीशन की वैल्यू कितनी है? बाय कमीशन 30,000, बाय कमीशन 30,000। क्लियर। और शायद कमीशन पे भी एडजस्टमेंट है, इसको आप इसको आप देख सकते हो। सेकेंड एडजस्टमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड, ये हमने कर लिया है। वाइल 10,000 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज येट टू बी अर्न। यानी कि ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो हमें कमीशन मिला वो हमने अर्न नहीं करा, पहले ही मिल गया। ठीक है, अगले साल का था, हमें इस साल मिल गया, यानी कि अनअर्न्ड इनकम हो गई। ओके, तो अनअर्न्ड इनकम हमेशा लेस होती है, तो अनअर्न्ड कमीशन यही होगा। कितना था? 10,000, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 20,000। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा। पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीफोन लिख लेते हैं हम। टू पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीफोन, how much?
25,000। इस पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। क्लियर। और क्या दिया है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 का दिया है। इस पे आई थिंक सो एक एडजस्टमेंट है, वो हम देख लेते हैं। दैट इज द थर्ड एडजस्टमेंट। इट सेज 5,000 ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। अब हमें पता है कि क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, और ये क्वार्टर कब एंड हो रहा है, 30 जून 2010। वेर एज हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो रही है 31 मार्च। अगर हम क्वार्टर की बात करें एंड इट इज एंडिंग ऑन 30 जून, तो ये अप्रैल मई जून, यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर तक का जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया था वो है 5,000, और वो इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर। इंक्लूडेड है यानी कि इस साल का नहीं है, अगले साल का था क्वार्टर प्रीमियम, लेकिन हमने वो पहले ही पे कर दिया, तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। क्लियर। अब क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो हम इसको यहाँ से डिडक्ट कर देंगे टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउ मच, 20,000 एंड लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पेड। कितना था, 5,000। तो इस करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 15,000 था। क्लियर। अच्छा, और क्या दिया है, फिर सैलरीज की बात हो रही है, सैलरीज से रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट है, तो 2 सैलरीज लिख लेते हैं हम पहले। हाउ मच, 90,000 एंड इट सेज सैलरीज 10,000 फॉर मार्च 2010 and bank overdraft interest estimated at 20,000 are yet to be recorded as outstanding charges। अब सैलरीज जो मार्च 2010 की थी 10,000, वो आउटस्टैंडिंग है। इसमें लिखा है ना आर येट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब कि हमें सैलरीज पे करनी है 10,000 की इस साल, लेकिन हमने नहीं करी, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गई। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 10,000, तो ये हमारा आ गया 1 लाख। क्लियर। और क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी आउटस्टैंडिंग है। अब ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, हमें पता है बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए हम बैंक ओवरड्राफ्ट को पीएल अकाउंट में तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट हमें पे करना है दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे उस पे वो एक्सपेंस है हमारा, तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच, आउटस्टैंडिंग है, और ये भी इसको आप ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना, कितना है, 20,000। क्लियर। अच्छा, फिफ्थ वाला देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन। अब हमें लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे। ठीक है। क्लियर। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है ये हमें दे रखा है, दैट इज 3 लैक्स। 3 लैक्स पे कितना लगना है, 5% एंड 10% उस फर्नीचर पे, तो 3 लैक्स पे 15,000 एंड फर्नीचर कितना है हमारा, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स करके दिया हुआ है 80, दैट इज 80,000 पे हाउ मच, 10%। 80,000 का है 10%, तो ये हो गया 8,000। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो दिस इज 23,000। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और एक एडजस्टमेंट और बचती है हमारी, हमें प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन एट द रेट 5% ऑफ ट्रेड डेटर्स। क्लियर।
तो बैड डेट्स तो क्वेश्चन में दी नहीं है, ट्रायल बैलेंस में आपके बैड डेट्स नहीं दे रखे हैं, तो हम सीधे सीधे टू प्रोविजन करके ही एंट्री कर लेंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। अब ट्रेडर्स की वैल्यू कितनी है, सन्ड्री डेटर्स की, डेटर्स इज 2,50,000 into 5% is 12,500। क्लियर, तो यही फाइनल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ना तो बैड डेट्स हैं, तो बैड डेट से भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाएंगे हम, और ना ही हमारे ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया है, वरना वो इससे लेस हो जाता। और बाकी फर्दर हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी नहीं मेंशन है इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये फाइनल वैल्यू हमने दिखा दी। रेस्ट हमने सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस से कंसिडर कर लिए हैं, और 6 एडजस्टमेंट्स भी हमने कर लिया है। क्लियर, तो अब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 4,15,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज, अब ये साइड तो आ गई 4,45,000। क्लियर, 4,45,000, ठीक है, माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 1,00,000 माइनस 20,000 minus 23,000 minus 12,500. So let me check the answer. Net profit is 2,49,500. 2,49,000, ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के यहाँ से आ गया। क्लियर, इज दिस क्लियर? ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 2,49,500, ठीक है। So let's move on to the balance sheet now. Okay, let's prepare balance sheet. सबसे पहले हम एसेट साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, कैश इन हैंड हमें दिया है 35,000, तो यहाँ लिख लेते हैं कैश इन हैंड 35,000। क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन है क्वेश्चन में, आई थिंक सो इट इज, कितना है, 6,50,000। 6,50,000। क्लियर, एसेट में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं करंट एसेट्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट दिया था क्वेश्चन में, कितना था इन्वेस्टमेंट हमारा, 1,00,000। So we have earlier discussed that all accrued incomes will be shown on the asset side, whereas accrued expenses जो हमने पे नहीं करे वो liabilities side आएंगे। क्लियर, तो accrued interest है तो इसको हम ऐड कर देंगे इस पे, accrued interest on investment was, ठीक है ना, तो ये हो गया 1,05,000, दिस इज 1,05,000। वैसे आप इन्वेस्टमेंट 1,00,000 और accrued interest 5,000 अलग भी दिखा सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, वो दोनों उसमें ऐड हो ही जाएंगे। क्लियर, अच्छा, अब अनअर्न्ड कमीशन है। कमीशन हमारी इनकम तो थी, लेकिन अनअर्न्ड है, इस करंट अकाउंटिंग ईयर की नहीं है, तो सारी अनअर्न्ड जो इनकम्स होती हैं वो जाती हैं हमारी लाइबिलिटी साइड। तो ये अनअर्न्ड कमीशन हाउ मच, 10,000, ये हमने लिख दी लाइबिलिटी साइड। क्लियर, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब फायर इंश्योरेंस करवाया था उस पे हमने इंश्योरेंस मतलब जो प्रीमियम है वो प्रीपे कर दिया, इस अगले साल का था, इस साल हमने पे कर दिया, तो प्रीपेड इनकम्स और एक्सपेंसेस आएंगे एसेट साइड, कितना, 5,000। क्लियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी है
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 10,000. क्लियर. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. अब क्वेश्चन में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, कितना था 4 लाख. तो बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 4 lakhs और क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड ही हो जाएगा. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच 20,000. तो दिस इज 4,20,000. ये बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट हमने किया है जैसे हम लोन दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में. लोन में और इंटरेस्ट, उसमें हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं. तो सिमिलरली ऐसा ट्रीटमेंट हमने बैंक ओवरड्राफ्ट में भी दिखाया और ऐसा ही ट्रीटमेंट हमने इन्वेस्टमेंट्स में भी शो किया. क्लियर. और क्या बचा है हमारा डेप्रिसिएशन, वो तो जाएगा एसेट साइड. प्रोविजन फॉर डेटर्स भी एसेट साइड. तो चलो एसेट साइड ही जाते हैं, हम डेटर्स लिख लेते हैं क्योंकि और कोई करंट एसेट तो बचा नहीं. तो डेटर्स 2,50,000 लेस. अब कुछ भी नहीं है, बैड डेट्स भी नहीं, फर्दर बैड डेट्स भी नहीं है, नथिंग, ओनली प्रोविजन इज गिवन. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हाउ मच 12,500. तो ये हो गया हमारा सॉरी 2,50,000 माइनस 12,000, दिस इज 2,37,500. क्लियर. अच्छा डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पे. लैंड एंड बिल्डिंग वाज हाउ मच 3 लाख और लेस डेप्रिसिएशन इज हाउ मच 15,000. ठीक है, तो ये हम लगा लेते हैं 2,85,000. ओके. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स थे, फिटिंग्स थे, वो हैं कितने 80,000. क्लियर. और लेस डेप्रिसिएशन हाउ मच 8,000. तो ये आ गया 72,000. क्लियर. ठीक है. अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से तो हमने सारी चीजें कंसिडर कर ली बिकॉज आई हैव रिटन डाउन दी एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस ताकि हमें बार बार पेजेस ना टर्न करने पड़े. क्लियर. तो ये सारी चीजें तो हमने इंक्लूड कर ली. अपार्ट फ्रॉम दिस इन द ट्रायल बैलेंस आई डोंट थिंक सो और कोई चीज हमारी बच रही है. ठीक है, तो हम सीधे कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं. फिर जीएसटी का एडजस्टमेंट तो इसमें है नहीं, वरना वो भी आखिरी में आता. कैपिटल अकाउंट इज 3 लाख एंड वी हैव टू ऐड नेट प्रॉफिट जो कि हमारा आया था हाउ मच 2,49,500. 2,49,500. 2,49,500 प्लस, तो ये आ गया हमारा 5,49,500. क्लियर. इसमें से हमें ड्राइंग्स डिडक्ट करनी है जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं. हाउ मच 45,000. This is coming to 5,45,000. Sorry, 5,45,000. और ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी थी जो हमने परचेजेस से लेस किया था. गुड्स के फॉर्म में ड्राइंग्स थी इनिशियली 5,000 की. तो ये भी हमारा आ गया हाउ मच सॉरी 5,04,500 minus 5,000. So this is 4,99,000. क्लियर. एक बार हम और चेक कर लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस से कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है. डेटर्स तो हमने लिख लिए, क्रेडिटर्स वी हैवंट मेंशन्ड राइट. तो क्रेडिटर्स ये तो हम भूल ही गए थे. क्रेडिटर्स कितने हैं 4,50,000.
अब और तो कुछ नहीं बच रहा है, चलो देखते हैं। 4,50,000 plus 10,000 plus 10,000 plus 4,20,000 plus 4,99,500. So this is 13,89,500. ठीक है, हमारी लाइबिलिटी साइड तो आ गई, दैट इज 13,89,500. क्लियर। अगर हम क्रेडिटर्स मिस कर देते तो हमारा आंसर नहीं मैच होता। एसेट साइड देख लेते हैं। 35,000 प्लस 6,50,000 प्लस 1,05,000 प्लस 5,000 प्लस 2,37,500 प्लस 2,85,000 प्लस 72,000। सो दिस इज 13,89,500। तो ये भी 13,89,500। सो दैट मीन्स हमने सिर्फ क्रेडिटर्स को मिस कर दिया था, तो हमने क्रेडिटर्स यहाँ मेंशन कर दिया। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम मिसिंग आउट द क्रेडिटर्स हमने सारे एडजस्टमेंट बिल्कुल सही करे हैं। क्लियर। तो एक बार जब आपके सारे एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में आपने नोट डाउन कर लिए, कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया, जीएसटी का एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद रैंडमली एक बार आप अपना ट्रायल बैलेंस जरूर चेक करना इसको कैलकुलेट करने से पहले। सी कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, लेकिन हमने क्योंकि क्रेडिटर्स मिस आउट कर दिए तो हमारा ये टैली नहीं होता, अदरवाइज हमने सारे एडजस्टमेंट्स ठीक किए थे। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं, एक बार हमने ट्रायल बैलेंस टैली कर लिया था आखिरी में, एंड वी हैव इंक्लूडेड ऑल दी आइटम्स। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सीएस के पेपर में आ चुका है। क्लियर। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जो सीएस के फाउंडेशन लेवल्स पे आ चुके हैं या आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो दीज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली कि अगर आप उस लेवल के एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो इट इज लाइकली कि आपके पेपर में भी ये आ सकते हैं। क्लियर। सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होपफुली हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट को, और फिर फाइनली वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो प्लीज इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन डाउट्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।